हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। देखिए, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है और ये हमारा टॉपिक नंबर 18 रहने वाला है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। दोस्तों, बस टीचर को इसी से मोटिवेशन मिल जाता है, जब आप लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, हमने पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जंतु, जो एनिमल वर्ग के लोग हैं, जिसमें प्राणी भी आते हैं, ह्यूमन आते हैं, वो ऐसा नहीं करते। हम ह्यूमन क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। या तो हम डायरेक्टली प्लांट का सेवन करेंगे या फिर उनको इनडायरेक्टली लेते हैं। देखिए, या तो स्वयं पौधे को खाते हैं, पौधे के जो सब्सटेंस होते हैं जैसे फ्रूट वेजिटेबल उनको लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, जो क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं। अब जैसे अगर मैं लायन की बात करूं, वो भी जंतु वर्ग में आता है, तो वो हिरन को खाता है और हिरन क्या खाता है, प्लांट खाता है। तो कहीं ना कहीं लायन ने भी इनडायरेक्टली वे में कहाँ से फूड प्राप्त करा, प्लांट से प्राप्त करा। तो या तो डायरेक्टली फूड प्राप्त करते हैं प्लांट से या इनडायरेक्टली प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन को न्यूट्रिशन में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें फूड से मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, भोजन की एक ग्रहण करने की विधि होती है और शरीर क्या करता है, इनका उपयोग करता है। वो विधि भी हमारे पूरे पाचन में सम्मिलित होती है। मतलब पहले तो हमें भोजन चाहिए, फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन हैं उनको वो पोषक तत्व चाहिए। तो शरीर उनका उपयोग करता है, अमीनो एसिड में उसको बदल देता है और बाद में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी रक्त वाहिनी होती हैं, उनके माध्यम से अलग अलग ऑर्गन तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वो फंक्शन करते हैं। देखिए, जो जंतु होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जटिल संगठनों को सीधे रूप में नहीं पचा पाते। देखिए, जो हम भोजन लेते हैं, हम भोजन में जो स्टार्च होता है वो उसको किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, इस तरह से। तो ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मतलब जटिल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और इनको हम सीधे रूप में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पचा लेंगे। इनका एक प्रोसेस होता है, इनको सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, तभी हम इनका क्या कर पाते हैं, पाचन कर पाते हैं। जब जटिल पदार्थ क्या होता है, सरल पदार्थों में जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में परिवर्तित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं, तो वही आपका प्रक्रम, वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। याद रखिए, डाइजेशन क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़कर ब्रेक डाउन कर देते हैं, हमारी बॉडी ऐसा करती है, तो वही आपका पाचन है, डाइजेशन है। अब देखिए, जो भोजन को ग्रहण करने की विधि होती है, जो फूड को इनटेक करने की विधि होती है, वो जंतुओं में, वो एनिमल वर्ग में अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी, जो हमिंग बर्ड है, वो क्या करती हैं, दोनों मकरंद, नेक्टर को चूसते हैं। जबकि कुछ एनिमल वर्ग के लोग ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। और कुछ जंतु एनिमल ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, शिकार को समूचा निगल जाते हैं, पूरा स्वेलो कर जाते हैं। जैसे अजगर वगैरह हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये क्या करते हैं, शिकार को पूरा स्वेलो कर लेते हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं, हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। तो सभी की भोजन को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो अलग अलग होती है। एनसीईआरटी में बात हुई है ह्यूमन के डाइजेशन की। हम क्या करते हैं, माउथ द्वारा, मुख द्वारा क्या करते हैं, भोजन को, फूड को लेते हैं, उसको पचाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ऐसा ही होता है, फूड आता है, उसके पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन उनको पचाते हैं और फिर हम उनका भिन्न चीज़ों में यूज़ करते हैं, हमारे ऑर्गन यूज़ करते हैं, हम चल पाते हैं, सोच पाते हैं। जो डिफरेंट कार्य हैं, ग्रोथ, एनर्जी वगैरह, वो हमें बाद में मिलती हैं जब हमारा भोजन जो है, फूड जो है, वो पच जाता है। अब देखिए, जो भोजन का पूरा प्रोसेस है, फूड का प्रोसेस है, उसको एक सतत नली
से गुजरना होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है मुख गुहिका से, वकल कैविटी से, और एंड होता है कहाँ पर, एनस पे। ठीक है, अब इसी जो हमारी नली है, जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वकल कैविटी से और एनस तक, इनको भिन्न भागों में बांटा जाता है। इस नली को, पूरी एक नली है, ये निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली या आहार नाल। तो इसी के अंदर भिन्न भाग आते हैं, वो सब पाचन करते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, इस नली को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। स्टार्टिंग होती है कहाँ से, मुख गुहिका से, जिसे हम वकल कैविटी बोलते हैं। फिर आपका ग्रास नली आती है, ग्रसिका आती है, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। उसी के माध्यम से हमारा जो फूड है वो स्टमक तक पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है। उसके नीचे पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, और उसके नीचे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, और सबसे एंड में आता है आपका एनस, गुदा, मलद्वार, जहाँ से वेस्ट मटीरियल निकलता है। और ये सारे के सारे पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, आहार नाल, पाचन नली का निर्माण करते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। याद रखिए, इसकी स्टार्टिंग वकल कैविटी, मुख गुहिका से होती है और एंड कहाँ होता है, एनस पर होता है। बीच में और भी भाग आते हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टार फिश का भी बारे में बताया गया है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, जिसे हम तारा मछली बोलते हैं। ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको आहार के रूप में लेती है। ये क्या करती है, अपना कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, अपने अमाशय को बाहर निकालती है, और क्या करती है, जो एनिमल के कोमल भाग होते हैं उनको खाती है। और फिर क्या करती है, अपने स्टमक को वापस शरीर में चला जाता है, वापस ले लेती है, और वहाँ पर जो इसका भोजन होता है, आहार होता है, वो धीरे धीरे पचता है। तो इस तरह का प्रोसेस हमारा स्टार फिश में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, स्टमक को बाहर लाती है, जंतु के कोमल भाग को ग्रहण करती है, और अमाशय जो हमारा स्टमक है उसको वापस ले लेती है, और इस तरह से अपना ये धीरे धीरे पाचन करती है। डायग्राम की हेल्प से हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब मैं डिटेल में इनको बताऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने बताया, एक आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो स्टार्ट करती है कहाँ से, मुख गुहिका से, वकल कैविटी से, और एंड कहाँ करती है, गुदा पर, एनस पर। तो ये इतनी बड़ी कैनाल होती है, वकल कैविटी से शुरू होती है और एनस पर जाती है, जहाँ से आपका वेस्ट मटीरियल बाहर निकल जाता है। मुख गुहिका में ही आप जो खाना चबाते हैं वो आता है, और स्लाइवरी ग्लैंड, जो आपकी लारा ग्रंथि होती है, जो लार निकालती है, स्लाइवा निकालती है, वो क्या करती है, भोजन को स्टार्च जिसमें है उसको कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, उन सब में बदल देती है, और जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी बाहर कर देती है। उसके बाद भोजन अंदर की तरफ आता है, और इस तरह से ये जो हमारी फूड पाइप होती है, जो हमारी ग्रसिका होती है, ईसोफेगस होता है, उसके होते हुए अंदर फूड नीचे की ओर सरकता हुआ कहाँ तक आता है, आपके स्टमक तक आता है, अमाशय तक आता है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रसिका से देखिए, ग्रसिका जो है कहाँ आकर जुड़ रही है, आपके स्टमक में आके जुड़ रही है, अमाशय में आके जुड़ रही है। फिर ये यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड भोजन अभी डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, पचा नहीं है, तो वो भोजन यहाँ आकर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, जैसे आपका हो गया वसा, हो गया फैट, हो गया और आपका प्रोटीन हो गया, ये सब अलग अलग हो जाते हैं, और वो फर्दर डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए नीचे की तरफ जाते हैं। आपके यहाँ से देखिए, स्टमक से निकलते हुए यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, ये छोटी आंत में आ रहे हैं। तो 50% जो पाचन होता है वो आपका स्टमक में हो जाता है, और बचा हुआ जो पाचन है वो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो वो पूरी तरह से पाचन उसकी पूरा संपन्न हो जाता है, उसके पोषक तत्व अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, और वो अमीनो एसिड ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इसके अंदर विली होती हैं, जिनमें क्या होता है, जो हमारी रुधिर की वाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। तो ये अमीनो एसिड को हमारे ब्लड वेसल में पास कर देता है, और जो पोषक तत्व होते हैं वो विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं, उन ब्लड वेसल के माध्यम से, उन रुधिर वाहिनियों के माध्यम से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा, सारे भोजन को पचा दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया, और क्या करा, उसको हमारे ब्लड की सहायता से हमारे अंगों तक पहुँचा दिया। उसके बाद जो
हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, जो भोजन हमारा पचता नहीं है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है। और वहाँ पर भी क्या करती है बड़ी आंत, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट में से जो पचा नहीं है उसमें से भी क्या करती है, कुछ सॉल्ट, कुछ मिनरल्स और कुछ क्या करती है पानी, उसको अवशोषित कर देती है, उसको निकाल देती है। और वही पानी आपका फिर यूरिन बन के बाहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल रहता है, जो पूरा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व आगे और नहीं निकल सकते, उसको फिर एनएस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से पूरी एलिमेंट्री कनाल जो आपकी होती है, आहार नाल, वो कार्य करती है। ग्रासिका ग्रसिका क्या करती है, इसोफेगस क्या करता है, आपके भोजन को स्टमक तक लाता है। स्टमक क्या करता है, फिर उसको छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत में सारा पाचन होता है। और फिर वो जो पचा हुआ भोजन नहीं होता वो आपका बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर वहाँ से जो सॉल्ट और मिनरल और वाटर एब्जॉर्व करने के बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल रह जाता है, वो एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। ये मैंने ब्रीफ में बताया। तो अब हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम इंजेस्शन बोलते हैं। और दांतों की सहायता से फिर हम भोजन को चबाते हैं, फूड को चबाते हैं। और थोड़े थोड़े टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा जो भोजन है वो फूड जो है परिवर्तित हो जाता है। बचपन में अगर मैं दूध के दांतों की संख्या की बात करूँ तो वो 20 होती है। और जो एडल्ट मनुष्य होता है उसमें दांतों की जो संख्या होती है वो 32 होती है। तो आइए थोड़ा सा दांतों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से दांतों का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अब देखिए, जो हमारे 32 दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 टीथ हमारे नीचे होते हैं। ऊपर वाला जबड़ा होता है और नीचे वाला जबड़ा होता है, जिसे हम जॉ बोलते हैं इंग्लिश में। अब अगर मैं ऊपर वाले जॉ की बात करूं, जबड़े की बात करूं, जिसमें 16 दांत हैं, उनको भी 8-8 के सेट में बांटा जा सकता है। सेम ऐसे ही 8-8 के सेट में नीचे बांटा जा सकता है। और 8 4 जा 32 होता है। और इस तरह से हमारे पूरे 32 दांत हो जाते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। अब देखिए, जो शुरू के 2 दांत होते हैं, ये होते हैं आपके इंसीजर, जिन्हें हम कृंतक बोलते हैं। इन्हीं की सहायता से हम फ्रूटों को काट पाते हैं अपने मुंह से, जैसे एप्पल वगैरह काटते हैं। तो वो हम काटने का काम कौन करते हैं, इंसीजर करते हैं, कृंतक करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ये 2 इधर और 2 इधर, जो नोकीले वाले दांत होते हैं। और उसकी बगल में छोटे छोटे दांत भी होते हैं, वो होते हैं आपके कैनाइन, जिसे हम रदनक बोलते हैं। ये जैसे फिश वगैरह जो होते हैं उनको काटने में, ठीक है, ये कैनाइन होते हैं। जितनी भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, शार्प चीज़ें, तो वो उतने ही कैनाइन जो है शार्प होते चले जाते हैं। तो ये हमारे 4 जो हैं, 2 इधर की तरफ और 2 इधर की तरफ, तो ये तो ऊपर का जो है, तो 4 ही नीचे की तरफ होंगे। तो ये हमारे होते हैं रदनक, जिसे हम इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं अग्रचवर्णक, मतलब ये खाने को चबाने का काम करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्री मोलर। तो ये 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी होते हैं। तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। तो ये हमारे प्री मोलर होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं, ये 3 देख रहे हैं आप, ये होते हैं हमारे मोलर, जिन्हें हम अग्रचवर्णक बोलते हैं। तो 6 ऊपर होंगे और 6 हमारे नीचे वाले जॉ में होते हैं। इस तरह से हमारे 12 क्या हो जाते हैं, चवर्णक हो जाते हैं, मोलर हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे हमारे दांत जो हैं, टीथ जो हैं, वो कितने हैं, 32 होते हैं, 32 होते हैं, जिनमें 4 कृंतक होंगे, मतलब 4 इंसीजर होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 8 हमारे रदनक होंगे, कैनाइन होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। और 8 ही हमारे प्री मोलर होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके अलावा 12 हमारे चवर्णक होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। तो ये पूरा टीथ का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, खाना जो हमने चबा लिया है वो क्या होता है, जो लाला ग्रंथि होती है, जिसे हम सिलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, वो लार को स्रावित करती है, सीक्रेट करती है, किसको, सिलाइवा को। अभी ये जो लार ग्रंथि है, सिलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या करती है, भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये उस मंड को, स्टार्च को शर्करा, शुगर में बदल देती है, जैसे मॉल्टोज में बदल देती है। इसका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है। 2 ट्यूब ली और 2 ट्यूब ली हैं, और इन दोनों ट्यूब में जो पका हुआ चावल होता है, बॉइल्ड राइस होता है, उसको क्या करा, एक ट्यूब में ऐसे ही डाल दिया, और दूसरे ट्यूब में क्या करा, जो मुँह का चबा हुआ चावल है उसको डाला गया। अब जब इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का विलयन मिलाया गया, तो देखा गया
जो चावल हमने जिसमें सलाइवा नहीं था, जो मुँह का चबावा नहीं था, उसका कलर चेंज हो गया। लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ जो चावल हमने चबा के जिसमें सलाइवा है, जिसमें लार है, वो उसमें आयोडीन का मिक्सचर डाला गया तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस केस में तो ये जो कच्चा चावल, जो चावल पका हुआ है, बॉइल्ड जो हमारा राइस है, वो क्या है, वो खाली अभी स्टार्च है, वो शुगर में नहीं बदला। लेकिन इस चबे हुए भोजन में दूसरी तरफ ये जो चबा हुआ भोजन है, चबे हुए चावल हैं, इनमें लार है, इसमें सलाइवा है, और जब सलाइवा इनमें मौजूद है तो उसने क्या करा, स्टार्च जो मंड है उसको किस में बदल दिया, शुगर में बदल दिया, शर्करा में बदल दिया। यही कारण है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शुगर जो होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है, ना तो वो एसिड होती है ना वो बेस होती है, तो इसलिए इसमें कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब सलाइवा क्या कर देता है, स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीभ की, टंग की, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसाल पेशीय ऑर्गन है, जो कि हमारी वकल कैविटी जो मुख गुहिका है उसके अधर तल से ही जुड़ी हुई होती है। तो मुख गुहिका के अधर तल से ही जुड़ी हुई आती है आपकी जीभ, और इसका जो आगे का हिस्सा होता है, अग्र भाग होता है, वो स्वतंत्र होता है। उसको हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा है, आप अपनी जीभ को किसी भी दिशा में जो उसका आगे का हिस्सा है उसको मोड़ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल पेशीय ऑर्गन है। अब देखिए जीभ का जो उपयोग है वो क्या करता है, बोलने के लिए, इसी की सहायता से हम बोल पाते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या करती है, जीभ जो टंग होती है हमारी, लार जो सलाइवा होता है उसको भोजन में मिलाने का कार्य भी करती है, और हमारे भोजन को स्वेलो करने में, फूड को निगलने में, स्वेलो करने में भी सहायता प्रदान करती है टंग। अब देखिए जो जीभ होती है, टंग होती है, उससे ही हमें स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है, और जो टंग होती है उस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिन्हें हम टेस्ट बड बोलते हैं। इन्हीं की सहायता से हम अलग अलग टाइप के स्वादों का, टेस्ट का पता लगा पाते हैं। किनकी सहायता से? याद रखिए, स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड की सहायता से। 4 कॉमन टेस्ट की बात हुई है जो हम मुख्यतः देखते हैं। स्वीट माने मीठा, सॉल्टी माने नमका, सौर माने खट्टा, और बिटर माने आपका कड़वा। अब देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है यहाँ पर जीभ का, और ये जो अग्र वाले टेस्ट बड होते हैं, जो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं आगे की तरफ को, ये मीठे का पता लगाती हैं। उसके बाद जो उसके जस्ट पीछे वाली स्वाद कलिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, नमके का पता लगाती हैं, और उसके पीछे वाली जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये हमारे खट्टे का पता लगाती हैं, सौर का पता लगाती हैं, और सबसे पीछे की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो कड़वे का पता लगाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो एकदम से कड़वी नहीं लगती, थोड़े से कुछ सेकंड के बाद कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि जो उसके टेस्ट बड हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। और जो मीठा होता है वो सबसे जल्दी पता लगता है, क्योंकि उसकी जो टेस्ट बड हैं, जो उसकी स्वाद कलिकाएं हैं, वो सबसे आगे की तरफ होती हैं। तो इस तरह जीभ हमें स्वाद बताने में और सलाइवा को भोजन में मिलाने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे फूड पाइप की, इसोफेगस, जिसे हम भोजन नली या ग्रसिका कहते हैं। देखिए इस तरह से भोजन है, और ये ग्रसिका की सहायता से सरकता हुआ नीचे की तरफ स्टमक में आ गया। देखिए जो निगला हुआ भोजन होता है, स्वेलोड फूड होता है, वो ग्रसिका में जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है, और ग्रसिका जो होती है वो गले और वक्ष से होती हुई जाती है, नेक और चेस्ट से होती हुई जाती है। और जो ग्रसिका के अंदर की वॉल होती हैं वो असल में संकुचन करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और उसी की सहायता से जो भोजन है वो सरकता हुआ हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है, नीचे की ओर सरकता है। असल में तो हमारी जो पूरी संपूर्ण आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वही संकुचन करती है, मूवमेंट करती है, और भोजन को नीचे की ओर धकेलती है, पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और इस तरह से ग्रसिका से भोजन होते हुए आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। कभी कभी जो अमाशय है, स्टमक है, उसमें भोजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाता है, और वो उसको स्वीकार नहीं करता, और हमें वॉमिटिंग हो जाती है, और उसके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। और आपने कभी कभी एक चीज़ और देखी होगी, खाते समय क्या होता है, हमें हिचकी या खांसी आती है, या फिर हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, खाते समय अगर हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें हिचकी या खांसी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो खाद्य कण होते हैं, हमारे जो फूड पार्टिकल होते हैं, वो श्वास नली, विंड पाइप में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए जो श्वास नली है और ये जो हमारा फूड पाइप है, दोनों साथ साथ चलती हैं, और याद रखिए जो दोनों हैं, जो हमारी ग्रासनी होती है, थ्रोट और फेरिंग्स होता है, जो हमारा कंठ होता है, वहीं पर हमारा
फेरिंग्स भी होता है, उन वहाँ पर क्या होता है, वायु और भोजन का मार्ग एक ही होता है। तो बताइए फिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा श्वास नली है उसमें खाली हमारी हवा जाती है, जो ऑक्सीजन आता है, और क्यों हमारा फूड पाइप में खाली भोजन जाता है? ऐसा इसलिए होता है, विंड पाइप में भोजन हमारा इसलिए नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसमें एक मासल रचना वॉल्व, फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो ढक्कन की तरह कार्य करता है और जो श्वास नली को ढक देता है जब भोजन आता है। और जो भोजन है वो हमारा श्वास नली में ना जाकर आपका जो भोजन है वो ग्रसनी, जो आपका फेरिंग्स है उसकी सहायता से आपके फूड पाइप में भोजन नली में चला जाता है। जो सांस है वो भी जाती है, लेकिन याद रखिए जो हमारी श्वास नली है उसमें खाली श्वास जाती है, हमारी सांस जाती है, ऑक्सीजन जाता है, उसमें भोजन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें एक ढक्कन होता है, फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, वॉल्व रचना होती है जो उसको ढक देती है। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा ये फूड पाइप कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक की अमाशय की। देखिए जो अमाशय होता है वो थिक वॉल बैग होता है, मोटा, और उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, थिक वॉल बैग होता है। ये चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है और यू आकार का होता है। देखिए इस तरह से यू बन रहा है, तो याद रखिए ये फ्लैटेंड है, चपटा है, और इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, यू आकार की इसकी आकृति होती है। और ये जो हमारी पूरी आहार नाल होती है वकल कैविटी से एनस तक, उस आहार नाल का, एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है सबसे चौड़ा भाग कौन सा है हमारा आहार नाल का? याद रखिए स्टमक है, अमाशय है। देखिए एक और तो ये क्या करता है, ग्रासिका, जो हमारी ग्रसिका होती है, फूड पाइप होता है, उससे भोजन आता है। दूसरी ओर क्या करता है, जब पाचन हो जाता है, कुछ तरह का प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देता है, उसके बाद ये क्या करता है, भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें भेज देता है। तो ये एक और तो ग्रसिका फूड पाइप से क्या करता है, खाद्य पदार्थों को, जो भोजन है उसको प्राप्त करता है। और दूसरी ओर शुद्रांत, शुद्रांत हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं, छोटी आंत को, उसमें खुलता है। और ये जब ही खुलता है जब ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है, जटिल संघटकों को सरल में बदल देता है, प्रोटीन का संगठन कर देता है, मतलब कुछ तरह से पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उसके बाद ही ये खुलता है और भोजन को कहाँ भेज देता है, हमारी छोटी आंत में, शुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है, याद रखिए जो अमाशय की आंतरिक सतह है वो स्त्रावित करती है क्या, सीक्रेट करती है क्या, आपका म्यूकस, जिसे हम श्लेष्मल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। स्टमक में कौन सा एसिड होता है, रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके अलावा ये पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस का भी स्रावन करती है, उनको सीक्रेट करती है। तो याद रखिए जो हमारी आंतरिक सतह है वो किस किस को सीक्रेट करती है, किस किस का स्रावन करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, हिंदी में बोलें तो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका पाचक रस। देखिए अब ये जो श्लेष्मल होता है, म्यूकस होता है, ये क्या करता है, अमाशय की जो आंतरिक सतह है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है, जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे स्टमक तक पहुँच जाते हैं, उनको नष्ट करता है, उनको किल करता है, ख़त्म कर देता है। और साथ ही में क्या करता है, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, जो हमारा भोजन है उसको कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिससे क्या होता है, पाचक रसों की क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। याद रखिए अम्लीय बना देता है जिससे पाचन आसानी से हो जाता है। अब देखिए मैंने बताया यहाँ पर पाचक रस भी होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस भी स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इन्हीं पाचक रस को हम जठर रस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है स्टमक में कौन सा रस होता है, जठर रस होता है, पाचक रस होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कौन करेगा, आपका जठर रस करेगा। तो इस तरह से आपका स्टमक कार्य करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, उसके बाद इसके द्वार खुल जाते हैं और ये भोजन को आपका शुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भेज देता है।
देखिए अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत बोलते हैं। याद रखिए ये क्या होता है, ये हाईली क्वाइल्ड होती है, कुंडलित होती है, जो आपकी 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। यही कारण है ये क्या होती है, कुंडलित होती है। इसको डायग्राम में देखते हैं। देखिए डायग्राम है, यहाँ स्टमक से जो भोजन है जो पचा नहीं है, पूरी तरह से नहीं पचा है, क्योंकि कुछ प्रोटीन यहाँ पर स्टमक में नहीं पच पाते, तो वो निकलते हुए कहाँ तक आते हैं, आपकी छोटी आंत में आते हैं। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्षुद्रांत है। तो यहाँ पर भोजन आता है और ये क्या करता है, देखिए जो लीवर है, ये जो यकृत है, राइट साइड में देखिए इधर की तरफ एब्डोमेन के पास ये यकृत है, लीवर है। ये क्या करता है, यहाँ से जो बहुत से रस जो है वो स्त्रावित होते हैं। सेम ऐसा ही अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है। ये देखिए स्टमक के नीचे की तरफ, स्टमक के नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बना हुआ ये पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ये भी क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, तो ये क्या करती हैं, हार्मोन्स का और बहुत सी चीज़ों का स्त्राव करती हैं, सीक्रेट करती हैं। और यही सीक्रेशन आपका कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, क्षुद्रांत में पहुँचता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। याद रखिए ये मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम से दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया ये हाईली क्वाइल्ड होती है, कुंडलित होती है, क्योंकि ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्या करती है, रिसीव द सीक्रेशन, स्त्राव को रिसीव करती है, कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से, यकृत से और अग्नाशय से। अब देखिए यकृत की मैं बात करूँ, लीवर की मैं बात करूँ, तो ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जो हमारे उदर के ऊपरी भाग में राइट साइड की तरफ होता है, दाहिनी ओर अवस्थित होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। याद रखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, यकृत पित्तरस, बाइल जूस का स्त्राव करता है, जो कि एक थैली, सैक में जाकर संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो याद रखिए यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्तरस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ बाइल जूस को निकालता है यकृत, और ये जाकर इकट्ठा होता है सैक में, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय, गैल ब्लैडर बोलते हैं। अब देखिए जो पित्तरस होता है ये क्या करता है, वसा, फैट के पाचन, डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप ज़्यादा फैटी एसिड जैसी चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं, जिनमें फैट की मात्रा, ऑयल जैसे ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, लीवर पर इफेक्ट होता है, और ये पित्तरस का सही से स्त्राव नहीं करता, और फिर आपका डाइजेशन जो है वो सही से नहीं हो पाता। तो लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है फैट से, तो ये पित्तरस क्या करता है, फैट के डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए उसके नीचे मैंने आपको पैनक्रियाज भी बताया था, अग्नाशय बताया था। ये क्या होता है, ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, हल्के पीले रंग का ग्लैंड होता है, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है, जो हमारे स्टमक के ठीक नीचे होता है। ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन स्टमक से नहीं हो पाते, पैनक्रियाज में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, उनको सरल रूप में, सिंपल सब्सटेंसेस में परिवर्तित कर देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। देखिए आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं पचा है भोजन अभी, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो आपका क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के क्या होता है, निचले भाग में पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, आंत्र क्या करती है, रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है, पूरी तरह से भोजन आकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपके सरल शर्करा, शुगर जैसे कि ग्लूकोज, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। वसा जो है वो आपका वसा अम्ल जो होता है, फैटी एसिड, और साथ में ग्लिसरॉल उसमें परिवर्तित हो जाता है। इन सब परिवर्तन के बाद क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर, एब्जॉर्ब होकर आपके क्षुद्रांत, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल हैं, जहाँ पर आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें चला जाता है। मतलब जो आपका अमीनो एसिड प्रोटीन में बदला, जो आपका फैटी एसिड बना, और साथ में आपका ग्लिसरॉल बना, ग्लूकोज बना, वो सब आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, जहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, वहाँ पर चला जाता है। और यही प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहलाता है, जहाँ पर अमीनो एसिड को और बहुत से एसिडों को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो चले जाते हैं आपके रुधिर वाहिकों में। अब देखिए जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारी इनर वॉल है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इस तरह से इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विली
बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं हम इन्हें? विली बोलते हैं। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो दीर्घ रोम या रसांकुर इनको हम बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड विली, दीर्घ रोम या रसांकुर। देखिए अब क्या होता है, ये जो विली होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण के हेतु अपने क्षेत्र को, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं। और याद रखिए जो प्रत्येक दीर्घ रोम होता है, प्रत्येक विली होता है, उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकों का जाल फैला रहता है और वहीं पर आकर आपका ये क्या होते हैं, एसिड वगैरह जितने भी आपके ग्लूकोज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण होता है रुधिर वाहिकों, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल से वो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ जाते हैं, भिन्न भिन्न भागों तक जाते हैं। और जब शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक आपके रुधिर वाहिकों द्वारा ये जो पोषक तत्व हैं, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये सब जब अलग अलग भिन्न भागों तक जाते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और इन्हीं सब का उपयोग जटिल पदार्थों, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस आपका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। जब ब्लड वेसल से जो जितना भी एसिड है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह आपके भिन्न भागों तक पहुंचते हैं शरीर के, तो वो आपका एसिमिलेशन कहलाता है। अब देखिए जो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज है, अब क्योंकि ग्लूकोज भी आया, ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, तो जो ग्लूकोज है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसकी सहायता से ही ग्लूकोज का विघटन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। और याद रखिए जो भाग हमारा पचता नहीं है वह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसे हम वृद्धांत्र बोलते हैं या बड़ी आंत बोलते हैं। तो पचा हुआ जो भोजन पचता नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, बड़ी आंत की बात करूं, तो ये जो छोटी आंत है उसकी अपेक्षा छोटी होती है और चौड़ी होती है। वो क्या होती है, वो बड़ी होती है और चौड़ी कम होती है। जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या होता है, ये चौड़ी ज़्यादा होती है और छोटी होती है, वाइडर एंड शॉर्टर। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि वो जो थी हमारी 7.5 मीटर लंबी थी। इसका जो मुख्य कार्य आपको याद रखना है वो होता है जल एवं कुछ लवणों जो सॉल्ट होते हैं उनका एब्जॉर्ब करती है, उनका एब्जॉर्प्शन करती है। जैसे जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारा जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट जल और लवण हैं, सॉल्ट हैं, उनका एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर बाद में वो जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो हमारा रेक्टम के माध्यम से कहाँ पहुंच जाता है, सेमी सॉलिड होता है वो, और वो हमारा एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से याद रखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण किसका होता है, जल और कुछ लवणों का, क्योंकि वो बाद में फिर आपके यूरिन में बदलते हैं तो वो चीज़ अलग है, बट लार्ज इंटेस्टाइन इतना ही कार्य करती है। इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है उन जानवरों की जो ग्रास खाते हैं, डाइजेशन बताया गया है उनका, जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, जैसे भैंस, गाय, ये क्या करती है, घास खाती हैं। और ऐसे ही जंतु आपके क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं। याद रखिए जो घास फूस खाते हैं वो आपके रूमिनेंट होते हैं, गाय, भैंस वगैरह। ये क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अपने आमाशय, अपने स्टमक में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका स्टमक होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो इनका जो पहला भाग होता है जिसे हम रूमेन बोलते हैं, वहीं पर ये जो जल्दी जल्दी भोजन लेते हैं वो अपने स्टमक में, स्टमक के प्रथम आमाशय, जो फर्स्ट आमाशय होता है, फर्स्ट स्टमक होता है जिसे हम रूमेन बोलते हैं, वहाँ पर ये अपने जो जल्दी जल्दी भोजन लिया है उसको स्टोर कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। देखिए जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट वही जंतु होते हैं जो घास फूस खाते हैं, वो अपने आमाशय को 4 भागों में, उनका जो आमाशय है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो प्रथम स्टमक होता है वो आपका रूमेन होता है और रूमेन में ही जो भोजन का आंशिक पाचन होता है, यहीं पर आंशिक पाचन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुगाल बोलते हैं, कड कहते हैं। याद रखिए जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जिसको उन्होंने जल्दी जल्दी ग्रहण किया है वही आपका कड कहलाता है। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, ये कड को अपने माउथ में वापस लाते हैं इन स्मॉल पिंडकों के रूप में, छोटे छोटे पिंड के पैकेट के रूप में ये उस कड को अपने माउथ में वापस लाते हैं। और इस तरह से एनिमल क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये जो गाय भैंस होती हैं ज़्यादातर हर टाइम च्यू करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने अपने प्रथम आमाशय रूमेन में भोजन को पचाया है थोड़ा सा, उसको वापस लाते रहते हैं पिंडकों के माध्यम से और उसको चबाते रहते हैं। अब देखिए ये इनकी ग्रसिका होती है और इस तरह से ये पूरा इनका स्टमक होता है जो 4 भागों में बटा हुआ होता है। और ऊपर वाला भाग होता है आपका रूमेन, और एक ये बीच में भाग होता है, और एक ये इधर तीसरा, और एक ये चौथा। इस तरह से इनका पूरा स्टमक 4 भागों में बटा हुआ होता है। और याद रखिए ऐसे ही जानवर आपके रूमिनेंट कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, जिसे हम
ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ये कड के सहायता से जो कड है उसको अपने माउथ में वापस लाते हैं और च्यू करते हैं, ये प्रोसेस आपका रूमिनेशन कहलाता है। अब देखिए जो घास होता है उसमें सेलुलोज जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। जो अब देखिए हमारे अंदर जो होता है उसमें सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते, लेकिन ये जो जानवर होते हैं ये सेलुलोज को पचा लेते हैं, क्योंकि घास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज है और जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्यों पचा पाते हैं? क्योंकि जो इनकी बड़ी और छोटी आंत है उसके बीच में होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर होता है, ये देखिए इस तरह से बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में है अंधनाल। क्या होता है? अंधनाल होता है, सीकम होता है, जो मदद करता है किस चीज़ में? सेलुलोज को पचाने में। देखिए रूमिनेंट की छोटी आंत, ये देखिए शुद्रांत लिखा है, छोटी आंत है, और ये जो इस तरह से पतली सी जा रही है ये आपकी नीचे यहाँ पर लिखा भी है वृद्धांत, ये आपकी बड़ी आंत होती है। तो ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, इसके बीच में ये होता है अंधनाल जिसे हम सीकम बोलते हैं। ये क्या करता है? सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है और कुछ जीवाणुओं द्वारा जो सेलुलोज का जो पाचन है, जो अंधनाल के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और याद रखिए जो मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होती है, ये जो अंधनाल है, ये जो सीकम है, ये मनुष्य के अंदर नहीं होती, इसलिए मनुष्य जो घास फूस है, सेलुलोज जिसमें प्रचुर मात्रा में है, उसको नहीं पचा सकता। और याद रखिए जब भोजन के जो सेलुलोज हैं, जो उनका पाचन है, जो गाय भैंस हैं, उनमें जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, किसमें? अंधनाल में, सीकम में। इसके बाद देखिए इसमें अमीबा के बारे में भी बताया गया है एनसीईआरटी में, आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा देख लिया था। इनमें सूडोपोडिया होते हैं। देखिए ये भोजन है, ये भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे? अपने फॉल्स फीट बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पधाप बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया की सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं और इनका जो पाचन होता है वो खाद्य धानी में, फूड वैक्यूल्स में होता है। ये देखिए यहाँ पर ये तो न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। यहाँ पर ये इन्होंने क्या करा? फूड पार्टिकल को लिया अपने अंदर, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। और ये जो फॉल्स फीट बनाएंगे अपने फूड को ग्रहण करने के लिए, फूड को ग्रहण करने के लिए जो फॉल्स फीट बनाते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं। और ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, ये जो आपके खाद्य धानी है, यहाँ पर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और बाद में देखिए इस तरह से ये इंजेस्टेड वेस्ट लिखा है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा भी इस तरह से ही अपना पाचन करता है। अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण होता है, इंजेक्शन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? वो पधाब, सूडोपोडिया के माध्यम से होता है, जो क्या करते हैं? इनके पाचन में मदद करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में बताया गया है कि किस तरह से डाइजेशन होता है आपके अमीबा में। देखिए अमीबा में क्या होता है? भोजन का अंत ग्रहण, जो जब भोजन को हम लेते हैं उसे ही हम इंजेक्शन बोलते हैं, वो होता है आपका पधाब के द्वारा, सूडोपोडिया की सहायता से। मैंने पहले भी बताया था ये आपको, जो अमीबा होता है इस तरह से, ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या करेगा? जब ये भोजन यहाँ आया तो ये अपने जो फॉल्स फीट है उनको बढ़ा लेता है, उनको बढ़ा लेगा और उन्हें ही हम सूडोपोडिया बोलते हैं। उसकी सहायता से ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है। और इसका जो पाचन होता है वो क्या होता है? खाद्य धानी में होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये फूड वैक्यूल्स हैं, इनकी सहायता से ये भोजन का पाचन करता है। ये यहाँ पर इसका केंद्रक है। और बाद में जब पाचन कर लेता है तो ये इंजेस्टेड वेस्ट लिखा है, तो वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देता है। तो याद रखिए अमीबा में भी पूरा प्रोसेस होता है, ये भोजन को लेता है, अपने वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के माध्यम से क्या करता है? भोजन का खाद्य धानी के माध्यम से भोजन को पचाता है और बाद में उस वेस्ट मटेरियल को निकाल देता है। याद रखिए जो अमीबा भोजन को ग्रहण करता है वो किससे करता है? सूडोपोडिया से, अपने फॉल्स फीट से, जिसे हम पादाप बोलते हैं। तो यही सब एनसीईआरटी में बताया गया है। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू।